आप सभी का स्वागत है। भारत और कीनिया इस वर्ष अपने संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कीनिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और भारत और कीनिया के बीच हुए समझौते में कीनिया भारत की हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रणनीतियों में किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, होगी विशेषज्ञों से इस पर चर्चा। तो वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखे। विधेयक पर चर्चा में किसने क्या कहा बताएंगे आपको। साथ ही होगा अपडेट मिग्जॉम चक्रवाती तूफान का भी, क्योंकि चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल हो चुका है। तो इन तमाम खबरों पर देखेंगे, विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक की सुर्खियों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और कीनिया के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच खेल, डिजिटल, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बनी सहमति। रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी अहम चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा जारी। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार एस ने भाजपा की जीत पर दिया विवादित बयान। भाजपा ने बयान को बताया आपत्तिजनक। कई नेताओं ने माफी की मांग की। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे रेवंत रेड्डी। कांग्रेस विधायक दल का फैसला, 7 दिसंबर को शपथ ग्रहण। तमिलनाडु के बाद आंध्र तट से टकराते हुए आगे बढ़ा चक्रवात मिग्जॉम। इलाके में तेज बारिश, हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और एजेंसियां अलर्ट। शेयर बाजार की तूफानी तेजी जारी। निफ्टी 20,800 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स भी नए रिकॉर्ड हाई पर। और जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में दक्षिण कोरिया को दी 4-2 से शिकस्त। अरिजीत सिंह ने लगाई हैट्रिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दौरे पर आए केनिया राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो के साथ व्यापक बातचीत के बाद केनिया के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की। पीएम मोदी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केनिया के साथ साझा करने की बात कही। दोनों देशों ने 5 समझौते हुए। दोनों देशों में खेलों के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी। केनिया के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच ये मुलाकात हैदराबाद हाउस में हुई। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग और अन्य क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर शुरू किए गए सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ ही बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निर्णय केनिया ने लिया। संयुक्त वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भारत $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी देगा। 2 कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमने अपने अनुभव साझा करने पर सहमति जताई। केन्या के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए हमने $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को केन्या के साथ साझा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज
किए जा रहे समझौते से हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। दोनों ही देश राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों ही देशों का अतीत और भविष्य साझा है। प्रगतिशील भविष्य और नए अवसरों के लिए खेल, डिजिटल, उच्च शिक्षा, संस्कृति के साथ ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और केन्या के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड सहित दोनों ही देशों के बीच कुल 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा क्षेत्रीय मुद्दों, आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी और ड्रग ट्रैफिकिंग हमारी साझा प्राथमिकता के विषय है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए हम मैरीटाइम कोऑपरेशन पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। केन्या और भारत का करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक, उसमें हमारे सभी प्रयासों को बल देगा। भारत और केन्या एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं केन्या के राष्ट्रपति ने भारत के विकास की सराहना की, विशेष तौर पर आवास योजना की। इसके अलावा वे योजनाएं जो सामान्य मानवीय के जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं, केन्या द्वारा अपनाए जाने पर उन्होंने जोर दिया। राष्ट्रपति रूटो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफल G20 के आयोजन और अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता दिलाने के लिए बधाई दी। I have congratulated Prime Minister Modi for successfully hosting the G20 and for successfully championing the cause of the African people, the 1.4 billion people in our continent, that today, because of Prime Minister Modi's engagement and championship, the Africa Union is now a member of the G20. I have also congratulated Prime Minister Modi for his leadership in the Global South and for summoning us in the Global South to the Voice of the Global South Summit that I was privileged to attend virtually. द्विपक्षीय मुलाकात से पहले केन्याई राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं राष्ट्रपति रूटो ने राजघाट पहुंचकर अहिंसा के महात्मा को नमन किया। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वर्ष भारत और कीनिया अपने रणनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों का हजारों वर्ष पुराना इतिहास भी है और आज हमारा विशेष भी आधारित है दोनों देशों के बढ़ते संबंधों पर, भारत कीनिया के बहुआयामी संबंध। इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष मेहमान एम्बेसडर दीपक वोरा जी। एम्बेसडर दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर, सबसे पहले हम जानते हैं G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके भारत ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। संदेश के साथ साथ भारत ने अपनी एक तरह से फॉरेन पॉलिसी में अपनी नीयत को बहुत साफ करा अफ्रीकी उपमहाद्वीप को लेकर। कैसे आप देखते हैं राष्ट्रपति की ये यात्रा और आज जो समझौते हुए उसमें 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो सहयोग कृषि क्षेत्र के लिए है, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए, किस तरह से आज आप पांचों समझौतों के दोनों देशों के संबंधों की दिशा में देख रहे हैं? आभारी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है आपके शानदार कार्यक्रम में शरीक होने का। आपको ऑफकोर्स आप खुद हमारी एक सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूं, थोड़ा दूर हूं, खड़गपुर IIT में, तो क्षमा करिएगा अगर सिग्नल थोड़ा सा अनसर्टेन हो। सबसे पहले जो ये हमारे विशेष मेहमान आए हैं केन्या से, मैं स्वाहिली भाषा जो मैं बोलता हूं उसमें उनको कहना चाहता हूं करीबू राफीकी पेंडवा, जिसका मतलब आपका स्वागत है प्रिय मित्र। हमारी दो द्विपक्षीय हमारी जो दोस्ती है, संबंध है, मैम वो पहली शताब्दी में होते थे। आपको याद होगा
1498 जब वो बेवकूफ वास्को ड गामा भारत आया था तो कुछ लोगों ने उसको बताया था भाई इधर चला जा उधर चला जा, बड़ा मजा था उस टाइम के ऊपर। और उसके बाद फिर दोनों हम ब्रिटिश कॉलोनीज रहे थे। भारत में अमेरिका के बारे में कीनिया के बारे में कहा गया जाता था कि दिस इज अमेरिका ऑफ द इंडियंस, यानी बहुत से वहां पे संभावनाएं हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जो आए हैं इस समय, कीनिया के सामने चुनौतियां क्या हैं? कीनिया के सामने कई चुनौतियां हैं। कीनिया के सामने एक डेवलपमेंट की है, एग्रीकल्चर की है, और फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर जो यूक्रेन में जंग हो रहा है, कीनिया को बहुत समस्या है। इसीलिए जो $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है वो कृषि के लिए दिया गया है, ताकि खाद्य पदार्थों में कीनिया जो एक टाइम पे एक्सपोर्टर होता था, ताकि वो आत्मनिर्भर दोबारा हो सके फूड ग्रेन्स में। दूसरी चीज एनर्जी में, और वो सोलर अलायंस की बातचीत कर रही है, बायोफ्यूल्स की हम लोग बातचीत करें, ये सब चुनौतियां हैं कीनिया के लिए। तो भारत ने उनको स्पष्ट किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये भी हम जानते हैं कि 80% जो ट्रेड होती है, व्यापार होता है ईस्ट अफ्रीका में, वो कीनिया के थ्रू जाता है। तो ईस्ट अफ्रीका का ये बहुत महत्वपूर्ण देश है। और देखिए किस तरह से जो मैं इमेज देख रहा हूं, ये दोनों हाथ मिला रहे हैं, जैसे कि एक सीनियर ब्रदर अपने जूनियर ब्रदर या अपने बेटे समान व्यक्ति से हाथ मिला रहा हो। और मुझे जो खबर आई है, मैंने अपने कई बार जी विजिट में था, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और आखिर में एक चीज कहना चाहता हूं मैम, कि 5 चीजें हैं हमारी द्विपक्षीय रिलेशनशिप में। पहली, जो भारतीय समुदाय है 1 लाख से ज्यादा है, और उनको कीनियन सरकार ने 44th ट्राइब ऑफ कीनिया रिकॉग्नाइज किया। फिर हमारी जो ट्रेड है, फिर इंडियन कंपनी टाटा ग्रुप ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे बैंक्स वहां पर है, हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, और अब टूरिस्ट ट्रैफिक जो भारत से कीनिया जा रहा है, इन सब कुछ देखेंगी। कीनिया को भारत की दोस्ती के साथ बहुत फायदा है। जी, कीनिया को भारत की दोस्ती के साथ तो बहुत फायदा है दीपक जी, लेकिन किस तरह से भारत लगातार इन संबंधों को मजबूत तो कर ही रहा है, लेकिन इंडो पैसिफिक के लिहाज से भारत और कीनिया बेहद मजबूत साझेदार साबित हों, क्योंकि कई समस्याओं का समाधान कीनिया के रास्ते से निकलता है। आपने अभी जिक्र किया इस शब्द का, मैं मुबारक देता हूं। इंडो पैसिफिक यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, और इंडियन ओशन के एक तट पे भारत है, दूसरे तट पे कीनिया है। तो कीनिया की अहम भूमिका है। और मैम, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस साल अप्रैल में कीनिया के रक्षा मंत्री भी भारत आए थे। वो गोवा शिपयार्ड भी गए थे, हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी गए थे। हमने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना है कि डिफेंस कोऑपरेशन भी अब इम्प्रूव होती जाएगी। खास तौर से जब हम बात करते हैं मैरीटाइम कि समुद्री इलाके में हम दोनों के वही आतंक से लड़ना एक है। 10 साल पहले कीनिया को उसका बहुत बुरा समय आया था, जब मॉल, जो शॉपिंग मॉल थी नायरोबी में, अल शहाब जो सोमालिया वाले हैं उन्होंने हमला किया था। 10 साल हो गए। उस समय भी भारतीय समुदाय के लोगों ने डट के मुकाबला किया, बहुत मदद की, उनकी बहुत सराहना की गई थी। तो भारत ये जानता है और कीनिया ये जानता है कि दोनों के लिए जो कॉमन चैलेंजेस हैं इंडो पैसिफिक ओशन में, एक तो सी रूट को खुला रखना है। वो किसी के दादा की संपत्ति नहीं है, भले ही कोई कुछ कहे, लेकिन अगर इकोनॉमिक रिकवरी होनी है तो हमें चाहिए उसके लिए खुले समुद्र। और इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों, अफ्रीका की तरफ से कीनिया, एशिया की तरफ से भारत, इन दोनों की अहम भूमिका होगी। वी आर द नेचुरल लीडर्स इस रीजन में, फॉर अफ्रीका, कीनिया, फॉर एशिया। जी, एम्बेसडर दीपक, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही हो। जी, एम्बेसडर दीपक, हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग बढ़ाने की बात हो रही है भारत और कीनिया के बीच में, तो वो क्या क्षेत्र होंगे, वो क्या एक तरह से बिंदु हैं जिस पर एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है? और भारत को कीनिया को साथ लेकर चलना है, साथ ही साथ ईस्ट अफ्रीका की और कई इस तरह की समस्याएं हैं जो भारत और कीनिया के संबंधों पर कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती भी पेश करती है, तो उनसे किस तरह से निपटा जाएगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 एम्बेसडर, आ रही है, अब आ रही है। क्षमा कीजिएगा, मैं काफी दूर हूं तो सिग्नल थोड़ा सा कमजोर है, मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। ये इंडो पैसिफिक रीजन की जब हम बात करते हैं ना, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन को लेंगे तो एक तट पे कीनिया है, दूसरी तट पे हम लोग हैं। एशिया की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति इंडियन ओशन की हम लोग हैं।
और फिर कीनिया की अफ्रीका की तरफ से कीनिया है। तो ये तो नेचुरल पार्टनरशिप है। हम लोग चाहते हैं क्या इंडो पैसिफिक में? बाकी तो चीजें सही हैं कि हम कोऑपरेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वो, लेकिन सबसे जरूरी है इकोनॉमिक रिकवरी, और उस रिकवरी के लिए इंडो पैसिफिक को हमें खुला रखना पड़ेगा। 80% ईस्ट एशिया का जो व्यापार है वो कीनिया के थ्रू जाता है, मोम्बासा के थ्रू जाता है। और फिर ये भी जानती है इंडो पैसिफिक रीजन आज तो दुनिया का सबसे वाइटल स्ट्रेटेजिक रीजन है। तो दोनों देश के लिए एक तो नेचुरल पार्टनरशिप है, और जो हम बात की है इस बार, हमने उनसे बातचीत की है, उनके जो रक्षा मंत्री हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स में गए थे, मुझे लगता है मैम कि अब कीनिया और इंडिया की पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन को खुला रखने में अब बहुत आगे बढ़ेगी। लोग चीन की बात करते हैं, मेरा ये मानना है, और मैंने कई कीनियन से बातचीत की है और उनके कई राजदूत मेरे मित्र भी हैं, वो कहते हैं कि हम डिसअपॉइंट हुए हैं चाइना में। हम भारत की बहुत इज्जत करते हैं, भारत ने कभी भी हमें डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की। ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय जो जज्बा है, जो फीलिंग है कीनिया में, वो भारत के प्रति। उनके कितने स्टूडेंट्स, कितने हजार स्टूडेंट्स भारत में पढ़े हैं, हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, वो सब हमारे अनऑफिशियल राजदूत हैं कीनिया में। तो मुझे लगता है मैम कि ये पार्टनरशिप है जिसका कोई लिमिट नहीं है, आकाश भी उसका लिमिट नहीं है। और हमारे एम्बेसडर दीपक, कीनिया को जिस तरह से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारत का एक बड़ा सहयोग चाहिए, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की उपलब्धियों को भारत कीनिया से साझा करने के लिए तैयार है। तो एक मजबूत साझेदार ही नहीं बल्कि एक बड़ा सहयोगी के तौर पर, एक अच्छे मित्र के तौर पर भी भारत कीनिया के साथ संबंधों को आगे ले जा रहा है। एक चीज आपको बताऊं बड़ी दिलचस्प है मैम, आपने सुना होगा एम-पैसा, मोबाइल पैसा। पैसा एक स्वाहिली शब्द है जिसका मतलब होता है पैसा, और एम-पैसा की शुरुआत कीनिया में हुई थी 2007 में, कि मोबाइल फोन के जरिए आप इधर उधर पैसे भेज सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे मदद ली और हमने उनके एम-पैसा को और मजबूत किया। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत की सबसे बड़ी देन है, तोहफा है पूरी दुनिया के लिए, ना केवल विकासशील देशों के लिए पर विकसित देशों के लिए भी। आप तो जानते हैं हमारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस कितना लोकप्रिय हो गया पूरी दुनिया में। कीनिया भी वही चाहता, क्योंकि जैसा हमारा नरेंद्र मोदी साहब का एक विजन है 2047 भारत को विकसित देश बनाना, कीनिया का एक विजन 2030 भी है। वो चाहते हैं कि अगले 5 साल में 6 साल में कुछ जाए, भले ही पूरी तरह से विकसित ना हो, लेकिन विकास की राह पे चले। और उनका सबसे मजबूत पार्टनर मैम वो भारत है। यूरोप से वो लोग तंग आ चुके हैं, अमेरिका वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी मदद वो नहीं कर सकते जो भारत कर सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले भारत वहीं था जहां आज कीनिया है। जी एम्बेसडर वोरा, भारत की कम से कम 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियां वहां इस समय अपना निवेश किए हुए हैं, और राष्ट्रपति ने बहुत साफ ये कहा कि कीनिया में आकर्षक निवेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, भारतीय कंपनियां आए। तो वो क्या रुकावटें रही हैं जिन्हें भारत ने पिछले कुछ समय में दूर किया है? क्योंकि 10 सालों में कीनिया के साथ, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के तमाम अन्य देशों के साथ भारत ने अपने संबंधों को एक तरह से काफी बेहतर भी करा है और पिछली उस छवि को भी बदला है, वो जो दूरी थी उसे कम किया है। मैम सबसे बड़ी बाधा थी चाइना, क्योंकि एक जमाना था, आज से समझ लीजिए 5 साल पहले तक, 3 साल पहले तक लोगों की आंखों में सितारे होते थे पूरी दुनिया में। वो चाइना आ रहा है, चाइना आ रहा है, मुफ्त में पैसे देगा, ये देगा, वो होगा। कुछ साल पहले कीनिया की जो अपेलेट कोर्ट है, नंबर 2 कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा था कि जो रेलवे लाइन बनाई थी चीनी पैसे के साथ कीनिया में, वो गैर कानूनी है, वो चीन को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वो रुकावट को दूर किया गया है, क्योंकि अब वो मान गए हैं कि हम धोखाधड़ी नहीं करते। जो हमारी इंडियन कंपनीज ने, अगर कभी कोई गलती हुई हो किसी से, कोई गोल्ड स्कैंडल था, कांगो से गोल्ड आता था, कोई इंडियन कंपनी इन्वॉल्व थी, बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन अब वो बहुत इज्जत करते हैं भारत की। उन्होंने खुद देखा है, मैंने तो G20 की मीटिंग में देखा, जिन देशों के लोग आए थे वो तो हमसे ये कहते थे कि आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं, आप डेवलप्ड कंट्री है। तो कीनिया भी जो लीडर है ईस्ट अफ्रीका में और पूरे अफ्रीका में, उसकी अहम भूमिका है। जो दिक्कतें थी, चाहे फाइनेंस की दिक्कत हो, चाहे क्वालिटी की दिक्कत हो, चाहे फीजिबिलिटी की हो, या फिर कानूनों की हो, वो दूर कर दी हैं। मैं
एंड में 1890 कुछ के बाद भारतीय रुपया यूज होता था कीनिया में और भारतीय कानून वहां पर लागू होता था। तो बहुत गहरे संबंध है। वो लोग भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये मैंने देखा, हम भी बहुत पसंद करते हैं कीनियंस को। अब मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ी ये दिक्कत आएगी या रुकावट आएगी या ऐसी चुनौती हमारे सामने। गुडविल है सबसे बड़ी चीजें, दोनों लीडर्स की दोस्ती है और दोनों देशों के बीच, लोगों के बीच गुडविल है, उससे हर रुकावट दूर हो जाती है। जी, एम्बेसडर दीपक वोहरा, बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से दोनों देशों के संबंधों के अतीत को भी समझाना और भविष्य में किस तरह से नए आयाम के साथ जुड़ते हुए बेहतर होते और मजबूत होते संबंध दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढते कीनिया और भारत नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर वोहरा। और कीनिया के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूटो और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में भारत कीनिया व्यापार और निवेश फोरम को संबोधित किया। इस मौके पर केनिया के राष्ट्रपति ने कहा कि केनिया और भारत के सदियों पुराने रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के निवेश के लिए केनिया एक बेहतरीन देश है। उन्होंने कहा कि केनिया की सरकार ने निवेश के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बनाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और केनिया के बीच आपसी व्यापार और निवेश में लगातार प्रगति हो रही है। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत जेनेरिक मेडिसिन में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। उन्होंने कहा कि भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड के समय दुनिया के 100 देशों को दवा और 150 देशों को वैक्सीन दिया। इलाज के लिए भारत केनिया के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन है। Bigger part of the opportunity is in because you're looking at a market of 50 million people. For those of you who are manufacturing out of India for the Kenyan market, I have some good news for you. And the good news is that manufacturing from India for the Kenyan market, you're looking at a market of 50 million. But if you came to manufacture from Kenya, you will not only get the 50 million Kenyan market, but you will get the 1.4 billion market for Africa. India is a global front runner in the field of generic medicines on a scale commanding a 20% share in global supply by volume. During the COVID pandemic, India truly established that it was the pharmacy of the world, and it did so by supplying almost 100 countries with vaccines and 150 countries, including from the developed world, with increased supply of relevant medicines. The fact is that COVID has made us all much more health conscious, but also aware of supply chain risks. और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए?
परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया। इसमें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। टीएमसी सांसद स्वागत राय की टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि एक देश में 2 पीएम 2 संविधान 2 ध्वज कैसे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री 2 संविधान और 2 ध्वज कैसे हो सकते हैं। पहले जो चलता था वो गलत था, लेकिन पीएम मोदी ने इस गलती को ठीक किया है। इससे पहले दोपहर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। विधेयक पर चर्चा में सत्ता और विपक्ष के तमाम सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था। आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 बिल जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। जबकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं। नामांकित सदस्यों में से 1 महिला होनी चाहिए। विधेयक में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय शासित प्रदेश के उपराज्यपाल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। जिस कानून का ये विधेयक संशोधन कर रहा है, उस कानून को तो संवैधानिक तौर के ऊपर चुनौती दी गई है और वो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। 6 साल का अवधि काल पुनः 5 साल हुआ। देश भर की सारी विधानसभाएं 5 साल तक रहीं, लोकसभा 5 साल।
जम्मू कश्मीर 6 साल, बताओ। क्योंकि उस समय 370 आ गया और 370 हमें इजाज़त नहीं देता कि हम ये अपना लें कानून, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर हित में नहीं है। अब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा या सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा या परिवार का हिस्सा, ये जनता के विवेक पर है। और ये 6 साल तक रहा, तब तक जब तक के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5 और 6 अगस्त 2019 को ये विधेयक लाया, तब तक। इन दोनों अहम विधेयकों पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, जिसके बाद इसे लोकसभा से पारित किया जाएगा। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसके अलावा शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में आर्थिक स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्रालयों से संबंधित कई सवालों के जवाब भी दिए गए। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के जवाब केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपना 100% लक्ष्य पूरा कर लिया है। लेकिन कई राज्य अभी 1 और 2 को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए जिन राज्यों से सदस्य आते हैं अपने राज्यों को प्रेरित करें कि पहले 1 और 2 को पूरा करें। पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमारा पूरा जा रहा है, लेकिन अभी पूरी 2 और 1 की सड़क नहीं बन पाई। हम 3 में पहुंच चुके हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पहली सरकार है प्रदेश केंद्र में देश में जो सड़कों का काम पूरा किया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में सभी बैंक प्रॉफिट में हैं और एनपीए घटा है। वित्त मंत्री ने बताया कि बैंकों का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। साथ ही सरकार द्वारा विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई से आरबीआई को बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हुई है। The net NPA is coming down. And Honorable Member Jawahar Sarkar's question about would you want to compare it with the West? I just want to give one line, sir. If NPAs are coming down in India, and steadily at that at every year's number shows, which I'll read it out, and would the Honorable Member please carefully notice that banking distress, whether in Germany or in the US, and the banks which are going bust in the US. राज्यसभा में दोपहर बाद देश में आर्थिक स्थिति पर विस्तार से अल्पकालिक चर्चा शुरू हुई, जो बुधवार को भी जारी रहेगी। चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध किया, तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने पूरी दुनिया में हुई आर्थिक अस्थिरता के बीच भारत की मजबूत होती आर्थिक स्थिति की सराहना की। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को डीएम के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस द्वारा दिए गए गौमूत्र वाले बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु की सत्ताधारी दल डीएमके पार्टी के सांसद ने संसद में हिंदी पट्टी के राज्यों को गौमूत्र राज्य की संज्ञा दी थी। उनका यह बयान हाल के विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा को मिली जीत की ओर इशारा था। उनके ऐसा बोलते ही संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया है। भाजपा ने सेंथिल कुमार के इस बयान का विरोध तो किया ही, साथ ही कांग्रेस ने भी उनके इस बयान से पलड़ा झाड़ लिया है। लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। ये लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका खामियाजा इनको 3 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने जिससे सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणी की थी, ठीक उसी प्रकार की ये टीका टिप्पणी है। गौमूत्र को हिंदू पवित्र मानता है और कांग्रेस ने तो गौमूत्र और गोबर को खरीदने का अभियान चलाया था मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना ये कदापि उचित नहीं है और ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जनता सबक सिखाएगी। डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे, तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा।
प्रमोद कृष्ण ने एक बार फिर एक तरह से लगातार जिस तरह के उनके बयान रहे हैं जिसमें वो कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने गौमूत्र वाले बयान पर भी कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने नीतीश सरकार के मंत्री संजय झा बनाम शिवानंद तिवारी मामले में ये फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि शिवानंद तिवारी के बयान से संजय झा की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। शिवानंद तिवारी ने तब कहा था कि दरभंगा दौरे के दौरान नीतीश कुमार अतिथि गृह में नहीं रुककर संजय झा के घर पर क्यों रुकते हैं। शिवानंद तिवारी जी बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, पर संस्कृति और संस्कार पीछा नहीं छोड़ते हैं। राजद की संस्कृति और संस्कार का असर है कि बिना सोचे समझे बहुत बार ऐसी बात निकल जाती है जिससे दूसरे को ठेस पहुंचती है। ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसमें कोर्ट ने उन्हें आज सजा सुना दी और फाइन कर दिया। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अभिभावक स्वरूप हैं, अब आप लोग राजनीति से संन्यास ले लें। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Congrats यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा चक्रवात मिग्जॉम तमिलनाडु के बाद आंध्र तट से टकराते हुए आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 1 बजे आंध्र के नेल्लोर मछलीपट्टम के बीच लैंडफॉल हुआ। चक्रवात को लेकर राज्य अलर्ट मोड पर रहा। सरकार ने तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशनम, पापटला, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इन जिलों में NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई। चक्रवाती तूफान मिचोंग मंगलवार को आंध्र प्रदेश में समुद्र तट से टकराया, जिसके बाद इलाके में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और तेज बारिश शुरू हो गई। तूफान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और इसके कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है।
तूफान का ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज्यादा असर होने की वजह से सरकार और प्रशासन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं झारखंड में भी अगले 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। चक्रवाती तूफान मिचोंग के कारण तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश हुई, जिसके बाद पश्चिम तांबरम के कृष्णानगर इलाके में रहने वाले लोगों को नाव के जरिए बचाया गया। उड़ीसा में हमारा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी नेक्स्ट 24 आवर्स में होने का चांसेस है। मेनली साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स मालकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, इसमें हैवी टू वेरी हैवी, गजपति, गंजाम, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर, इसमें हैवी रेनफॉल का चांसेस है। बाकी जिला में हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में रहने का चांसेस है। Heavy to very heavy rainfall with the isolated extreme heavy rainfall chances are also there in Krishna, Bapatla and Ongole districts. And remaining districts there is a chance of heavy to very heavy rainfall. झारखंड में भी इसके प्रभाव से अगले 3 दिन भी 5, 6 और 7 दिसंबर को भी इसका असर देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान मिचोंग से उत्पन्न होने वाले मुश्किल हालातों से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में तैनात किया गया। सेना के जवान भी राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। तटरक्षक बल, नौसेना के बचाव और राहत दल भी जहाज और विमान के साथ तैयार हैं। जो वार्निंग थी पहले की लो लाइंग एरियाज़ है, कोस्टल एरियाज़ है, जहाँ पानी हवा के झोंक से जो पुराने घर हैं, कमज़ोर घर है, वो गिर सकते हैं, लो लाइंग एरियाज़ डूब सकते हैं, तो वैसा हुआ है। व्यापक इंतजाम किए थे, एनडीआरएफ भी इसमें इन्वॉल्व है, एसडीआरएफ और स्टेट फोर्सेस के साथ। इवैक्यूएशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जिसमें पहले से इसमें काम चल रहा था लो लाइंग एरिया से लोगों को हटाने के लिए, या जो घर गिर सकते हैं वहाँ से पहले उनको सेफ जगह ले जाए। चक्रवाती तूफान मिचोंग के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की और चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया। अमित शाह ने लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर से सभी जरूरी सहायता का आश्वासन दिया है। चक्रवाती तूफान मिचोंग अब कमजोर पड़ता जा रहा है, हालांकि इससे कई इलाकों में भारी से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने आज सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबिया के साथ हज के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर उपयोगी बातचीत की। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि दोनों देश सभी हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ हज जाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक और बाधा रहित बनाने के लिए मिलकर काम करते रहने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत हज यात्रा, विशेषकर 2023 की हज यात्रा सुगमता से संपन्न कराने के लिए सऊदी अरब से मिले सहयोग की सराहना करता है। इस यात्रा में भारतीय महिला तीर्थयात्रियों की संख्या लगभग 47% थी। I would like to highlight to my friends in the media and excellency to your kind self that we are deeply appreciative of the help that we have received from the Kingdom of Saudi Arabia for extending special help and cooperation for the smooth conduct of Hajj, not only every year, but also particularly in the Hajj 2023, where close to 47% of our pilgrims who embarked on Hajj from India were women, including close to 4,000 women who went under the Lady Without Merham category, which is an all-time high in my nation. सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री ने कहा कि हज यात्रा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। The Umrah visa is valid for 90 days, allows holders to reside and travel within the kingdom, ensuring an efficient and convenient pilgrimage experience. This scheme seeks to streamline the visa acquisition process and enhance the overall accessibility for Umrah pilgrims. During our meetings, we explored various opportunities that we aim to capitalize on and challenges that we are dedicated to overcoming to facilitate the arrival of more Umrah pilgrims and visitors to the two holy mosques. Our collaborative efforts have significantly increased the number of Umrah pilgrims from India, surpassing 1.2 million in 2023. That is 74% increase in comparison with 2022. We are committed to initiating discussions to enhance the range of direct flights options between our
two nations. और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। विकसित भारत का संकल्प सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, ये सबको साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। साहिबगंज जिले के बहरवा प्रखंड के पलाश बोना और विनोदपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का साहिबगंज के पलाश बोना और विनोदपुर पंचायत में पहुंचने पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सबसे पहले ग्रामीणों ने विकसित भारत की शपथ ली। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान पीएम आवास योजना के लाभुक शमशुद्दीन अंसारी ने बताया कि कैसे नए आवास मिलने से उनके और उनके परिवार की जिंदगी बदली है। पहले घर का बहुत दिक्कत था, अभी ठीक है, अभी मिल गया है। शमशुद्दीन अंसारी की तरह ही शमीमा बीवी को भी पीएम आवास और उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है। वो कहती हैं कि इन दोनों योजनाओं ने उनके जीवन की राह को आसान बना दिया है। हम समूह से जुड़े हैं, जैसे और सुशील नाम लेकर हम आजीविका बढ़ाते हैं। हर साल में बचत भी रखते हैं, बचत करके ऋण भी चुकाते हैं, इसीलिए जैसे को बहुत समूह से जुड़ी रवीरा खातून और शिवरी बीबी ने अपने आर्थिक सशक्तिकरण की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे समूह से जुड़ने और आर्थिक मदद मिलने के बाद समूह की दीदियों की जिंदगी बदल रही है। चूल्ही बीबी हमको चूल्हा जो गैस सब मिला है और हमको इंदिरावास घर मिला है, सब हमको अच्छा है। आजीविका बढ़ा रहे हूँ, इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस दौरान यहाँ मौजूद ग्रामीणों ने उज्ज्वला योजना को लेकर लगाए गए स्टॉल पर आवेदन दिया। वैन के जरिए लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मलेशिया में चल रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। टीम ने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने मैच में शुरुआती बढ़त बना ली। पहले क्वार्टर में अरिजीत सिंह हुंदल के गोल की मदद से भारत 1-0 से आगे हो गया।
दूसरे क्वार्टर में अरिजीत ने अपना और टीम का दूसरा गोल किया। 30वें मिनट में भारत की तरफ से तीसरा गोल अमनदीप ने किया। 41वें मिनट में अरिजीत सिंह हुंदल ने गोल करके न केवल अपनी हैट्रिक पूरी की बल्कि टीम को 4-1 से आगे कर दिया। 45वें मिनट में कोरिया की तरफ से दूसरा गोल हुआ। और रूस के मॉस्को में आयोजित हुई ग्रैपलिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 स्वर्ण पदक सहित कुल 105 पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने रूस को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की ट्रॉफी पर कब्जा किया। भारतीय ग्रैपलिंग टीम से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। पिछले कुछ सालों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल की बदौलत विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में सफलता पाई है। वहीं कुछ ऐसे खेल भी रहे हैं जिनमें भारतीय खिलाड़ियों को अब तक ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। ऐसा ही एक खेल है ग्रैपलिंग का। हाल ही में रूस के मॉस्को में आयोजित हुई ग्रैपलिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। 17 से 19 नवंबर तक आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफलता पाई। भारतीय ग्रैपलिंग टीम 105 पदक जीतकर चैंपियन बनी। इस प्रतियोगिता में भारत ने 23 स्वर्ण, 30 रजत और 52 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारतीय टीम ने रूस को पछाड़कर नंबर 1 की ट्रॉफी पर कब्जा किया। ग्रैपलिंग कुश्ती का ही एक रूप है जिसमें ज्यादातर रूस ही अव्वल रहता आया है, लेकिन इस बार भारत की टीम ने रूस की टीम को पछाड़कर वर्चस्व स्थापित किया। प्रतियोगिता में भारत के 86 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 43 लड़के और 43 लड़कियां शामिल थीं। खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और जोश के साथ शानदार प्रदर्शन किया और एक के बाद एक सभी देशों को पछाड़ते हुए चैंपियन बनने में सफलता हासिल की। भारत ने खिताब जीतने की राह में 19 देशों को पीछे छोड़ा। भारत की राष्ट्रीय ग्रैपलिंग टीम का नेतृत्व GCI के चेयरमैन दिनेश कपूर, बिरजू शर्मा, विनोद शर्मा, विजय सांगवान और सूरत गुजरात की कंपनी अलायंस के चेयरमैन सुभाष डावर ने किया। भारत की टीम में गुजरात की 7 महिला खिलाड़ी शामिल थी जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय ग्रैपलिंग टीम से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। खेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के साथ फोटो डालते हुए लिखा, विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 में 23 स्वर्ण सहित 105 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली हमारी ग्रैपलिंग टीम को बहुत बहुत बधाई। यह टीम विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने की पूरी हकदार थी। सभी खिलाड़ियों की यह अद्भुत उपलब्धि सराहनीय है। आपकी सफलता से हमारा हृदय गर्व से भर गया है। भारतीय टीम की सफलता न केवल पहलवानों के व्यक्तिगत कौशल को दर्शाती है बल्कि कोचिंग और नेतृत्व द्वारा प्रदान किए गए सामूहिक प्रयास और मार्गदर्शन के कारण भी यह संभव हो पाया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के धीरा उपमंडल के अलग अलग पंचायतों में ये यात्रा पहुंची। इस मौके पर लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़े उत्साह से विकास रथ का स्वागत किया। इस दौरान लोगों को सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं को दूर किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। धीरा उपमंडल के घगलखास, कुहाना, धीरा और नौरा पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान विकास रथ में LED के जरिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई और योजनाओं से संबंधित समस्याओं का निराकरण भी किया गया। साथ ही लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस मौके पर भाजपा के विकास धीमान, देशराज शर्मा, हंसराज, चंद्रवीर कटोच, प्रताप पठानिया, राजकुमार, स्थानीय लोग व लाभार्थी उपस्थित रहे। योजनाओं की जानकारी और लाभ पाकर लाभार्थी बेहद खुश नजर आए। उनका कहना था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है। उन्हें बिना किसी परेशानी के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ती थी, बहुत धुआं लगता था और बहुत समय लगता था। सरकार की तरफ से जो हमें उज्ज्वला गैस योजना मिली है तब से हमारा काफ़ी समय बचा है, इसलिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ।
केंद्र सरकार ने अपनी योजनाएं हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा उनके पास जाकर योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनका लाभ भी जन जन तक पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान और वाहक रही है। आतंकी फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में 8 स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ मिलकर कश्मीर में 7 और जम्मू कश्मीर में 1 स्थान पर की गई। शोपियां और बारामूला समेत अन्य इलाकों में भी छापेमारी जारी है। आतंकवादी और गैंगस्टर गठजोड़ मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई एनआईए की एक जांच को लेकर की गई है। इस मामले की जांच के तहत ईडी राजस्थान और हरियाणा में 13 जगहों पर छापे मार रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों पर शिकंजा कसने के लिए उनसे जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुब्रता मंडल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुब्रता मंडल की जमानत याचिका पर सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी है। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो अनुब्रता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट की कॉपी और डॉक्यूमेंट्स आरोपी को सौंपे। कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते के भीतर सभी दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने गोगामेरी पर गोलियां चलाईं और भाग निकले। गोगामेरी को तुरंत मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार घटना के समय सुखदेव सिंह गोगामेरी घर के बाहर खड़े थे। उन पर बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई 14 फरवरी तय की है और यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है। एनआईए ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई थी और उसने सजा बढ़ाने की मांग की। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज द्वारा सीपीआर प्रशिक्षण पर 6 दिसंबर 2023 को एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह देश का पहला सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम है जो विभिन्न प्रकार के प्रतिभागियों के बीच इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। देश भर में एक ही दिन में 10 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर घाटी में रात के तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई है और पहलगाम में तापमान -4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।